हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके YouTube चैनल पर। इससे पहले हम लोगों ने लेक्चर 4 तक कंप्लीट कर लिया था और आज जो हम लोग पढ़ने आए हैं जिस टॉपिक को, वो हमारा लेक्चर नंबर 5 है। ठीक है, तो आज हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने लास्ट टॉपिक जो पढ़ा था वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो आज की जो क्लासेस है हम उसी क्लासेस को क्या करेंगे, आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो आप सभी अपने क्लास में फिर से बन जाइए, वीडियो सभी तक शेयर कर दीजिए, जो लोग अभी तक जुड़ नहीं पाए हैं उन तक पहुंचा दीजिए, हर एक बच्चे तक, ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो पढ़े थे, और आज जो पढ़ने वाले हैं हम वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा क्या होता है, देखिए हम जो है कोई पीपीटी वगैरह आपके लिए अलग से नहीं तैयार करके ले आ रहे हैं कि पहले से हम डिफिनेशन को लिख दें तो चीज़ें आप नोट कर ले, क्योंकि डिफिनेशन फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है कि चीज़ों को पहले समझा जाए और खुद ही डिफिनेशन बनाया जाए, ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो आज जो है हम लोग को वही चीज़ों को क्या करना है, वही चीज़ों को हम लोगों को क्या करना है, पढ़ना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। ज़्यादा समय आप सभी का लेंगे नहीं, बिल्कुल भी। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग जो है आप सभी अपना कॉपी पे निकाल लिए होंगे हमेशा की तरह, और ध्यानपूर्वक पढ़ाई को अपने करेंगे, है ना। और चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। जो चीज़ें नहीं आएंगी समझ में उसे आप कमेंट में बताइएगा, वीडियो आपके लिए हमेशा बनती रहेगी, है ना। तो ठीक है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वह हम वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आप सभी भी अपनी हेडिंग जो है वो कॉपी पे डालिए। हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो क्या होने वाला है, वो होने वाला है वैद्युत क्षेत्र रेखा। एक मिनट, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो क्या होने वाली है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। हेडिंग जो हमारी होने वाली है वो क्या होने वाली है, वैद्युत क्षेत्र रेखाएं। या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, या इसी रेखाओं को हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। या इन्हीं रेखाओं की बात करें तो इन रेखाओं को हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इन्हीं रेखाओं की बात करें तो इन रेखाओं को हम लोग विद्युत बल रेखाएं भी कहते हैं। इस प्रकार से इन्हीं रेखाओं को हम लोग विद्युत बल रेखा कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, आ गई होगी समझ में। ठीक है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाओं को विद्युत बल रेखाएं कहते हैं। या और बात करें तो इसी का दूसरा नाम भी होता है, इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत बल रेखाओं को हम लोग इसी को विद्युत फ्लक्स रेखा भी कहते हैं। इसी को हम लोग विद्युत फ्लक्स रेखाएं भी कहते हैं। इस प्रकार से तो इनके ये सारे नाम हैं जो आपके बोर्ड पे लिखा हुआ है। बात समझे। तो एक नाम के कई सारे नाम हैं। क्वेश्चन पेपर में आएगा विद्युत बल रेखा की जगह फ्लक्स रेखा, तो ज़्यादा हम उसमें कुछ कह नहीं सकते, ज़्यादा मतलब इसमें परेशान होने की ज़रूरत कुछ है नहीं, है ना। ठीक है, तो खैर आप विद्युत फ्लक्स रेखा के बारे में हम लोग क्या करेंगे, विद्युत फ्लक्स रेखा तो हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, विद्युत फ्लक्स के बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप यही दो नाम जानिए, वैद्युत क्षेत्र रेखा और वैद्युत बल रेखा हमारा होता है। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखा, आइए हम बात करते हैं। तो सपोज इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस है। क्या है हमारे पास, सपोज इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट चार्ज है। एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है, इस प्रकार से एक पॉइंट चार्ज हमारे पास ये है। ठीक है ना। अब इसी को हम क्या करेंगे, इसी को ले जाके हम यहाँ पर पेस्ट कर दिया ऐसे, तो ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस हो गए। या इसी को हम एक काम करते हैं, इसी को थोड़ा दूर बनाने का प्रयास करते हैं, है ना। इसको यहाँ पर कर ले रहे हैं, इसको यहाँ पर, ताकि चित्र आपको अच्छे से समझ में आ जाए। इस तरीके से ये हमारे पास क्या है, इस तरीके से हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेस ऐसे हैं। ठीक है ना। अब एक पॉइंट चार्ज हमारा जो होगा वो सपोज ये हमारा पहला पॉइंट चार्ज है, तो इस पॉइंट चार्ज को हमने सपोज Q1 मान लिया, या फिर इसे हम प्लस Q मानते हैं। ठीक है ना। ये हमारा जो है, ये हमारा धनात्मक आवेश प्लस Q है। ठीक है, और ये हमारा जो है ये माइनस चार्ज है, ये हमारा माइनस Q है। समझे कि नहीं समझे चीजों को। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा माइनस Q चार्ज है,
और ये हमारा जो है ये प्लस क्यू चार्ज है। ऐसे बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अब हम करेंगे क्या, सपोज यहां पर हम इस तरीके से कोई परीक्षण आवेश, सपोज यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश सपोज कर लिया, इस तरीके से ये हमारा एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। इस तरीके से विद्युत क्षेत्र में क्या रखा हुआ है, यहाँ पर एकांक परीक्षण आवेश रखा हुआ है। तो क्या होगा, ये प्लस क्यू इस एकांक परीक्षण आवेश पर ऐसे बल लगाएगा। कौन सा बल लगाएगा, प्रतिकर्षण बल लगाएगा। तब ये एकांक आवेश जो है वो गति कर किस पर चला जाएगा, माइनस पर, क्योंकि प्लस से माइनस की ओर बल लगता है। तो ये एकांक आवेश जो है वो प्लस से माइनस की ओर जाएगा इस तरीके से। तो हमारा विद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो प्लस से चलकर किधर की ओर जाने वाला है, इस तरीके से माइनस की ओर जाने वाला है ना। जब एकांक धन आवेश के पास, प्लस क्यू आवेश के पास एकांक परीक्षण आवेश को मैंने सपोज किया, तो वो उसको प्रतिकर्षित किया, और उसके बाद प्रतिकर्षित होने के बाद वो किस पर चला जाएगा, माइनस क्यू आवेश पर चला जाएगा। समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे अगर और भी परीक्षण आवेश होंगे तो ऐसे और भी बल रेखाएं क्या होंगी, वो प्लस से चलकर ऐसे किस पर चली जाएंगी, माइनस पर चली जाने वाली है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं चीजों को? नहीं समझ रहे हैं तो समझने का प्रयास करिए। इस तरीके से हम इसको थोड़ा सा चित्र को छोटा करके बना ले रहे हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस तरीके से हमारा क्या होगा, प्लस क्यू आवेश से बल रेखाएं किस पर चली जाएंगी, माइनस क्यू पर चली जाएंगी। इसी तरीके से और हम बात करें, और बल रेखाओं की बात करें, तो ऐसे अगर और एकांक आवेश होंगे तो वो और एकांक आवेश होंगे तो वो भी ऐसे क्या होगा, प्लस क्यू से हमारा किस पर चला जाएगा, माइनस क्यू पर चला जाएगा। और भी इस तरीके से होंगे तो वो भी हमारा इस तरीके से प्लस क्यू से किस पर चला जाएगा, माइनस क्यू पर चला जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, चीजें समझ में आ रही हैं? तो यहाँ से एक बात तो ये देख ही रहे होंगे, यहाँ पर एक बात तो ये देख ही रहे होंगे, क्या देख रहे होंगे कि जो हमारा प्लस क्यू आवेश है उससे बल रेखाएं जो है वो क्या हो रही हैं, बाहर निकल रही हैं, और जो माइनस क्यू है उस पर अंदर की ओर प्रवेश कर रही हैं। तो अगर हमारा धन आवेश होगा तो धन आवेश से बल रेखाएं बाहर निकलती हैं, और ऋण आवेश होगा तो उस पर बल रेखाएं जो है वो अंदर की ओर प्रवेश करती है। कैसे? तो इस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, जो धन आवेश होगा उससे बल रेखाएं क्या हो रही है, जो धन आवेश हो रहा है उससे बल रेखाएं क्या हो रही है, इस तरीके से धन आवेश जो है उससे बल रेखाएं ऐसे बाहर की ओर निकलेंगी, और जो ऋण आवेश होगा इस पर बल रेखाएं क्या होंगी, जो ऋण आवेश होगा उस पर बल रेखाएं इस तरीके से क्या करेंगी, इस पर बल रेखाएं अंदर की ओर प्रवेश करेंगी। बात समझे कि नहीं समझे? तो ये हमारा जो होता है इसे हम वैद्युत बल रेखा कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, यही जो है हमारा वैद्युत बल रेखा का स्ट्रक्चर जो है ये बनकर आपको दिख रहा है। तो किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, किसे कहते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा, समझते हैं इसके बारे में। क्या होता है हमारा वैद्युत क्षेत्र रेखा, साइड में हम आपको डेफिनेशन लिख के बता रहे हैं, है ना। क्या होता है विद्युत क्षेत्र रेखा, तो ये जो है एक काल्पनिक रेखा होती है। ये हमारी जो है ये कैसी रेखा है, ये हमारी काल्पनिक रेखा है। समझ रहे हैं बात की नहीं समझ रहे हैं? ये हमारा जो है वो काल्पनिक रेखा है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो क्या होता है समझिएगा। तो लिखते हैं डेफिनेशन को यहाँ पर और समझाते हैं आपको। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा, वैद्युत क्षेत्र रेखा है ना, वैद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक रेखा है। वैद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र में खींचा गया, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वह काल्पनिक निष्कोण, वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर क्या होगा, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धन आवेश गमन कर सकता है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है। स्वतंत्र एकांक धनावेश गमन कर सकता है।
इस तरीके से। बात समझे कि नहीं समझे? क्या होता है, जो ये वैद्युत क्षेत्र रेखा ये आप देख रहे हैं, इसका जो स्ट्रक्चर बना है वो स्ट्रक्चर कैसा है हमारा, वह जो है काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वह हमारा क्या है, काल्पनिक निष्कोण वक्र है। और जिस पर यहाँ पर जो था एकांक जो धनावेश है वो स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत क्षेत्र रेखा कहते हैं। तो चीजों को हम क्या करते हैं, आपको एक बार दिखा दे रहे हैं यहाँ से क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, है ना। यहाँ से हम चीजों को आपको लेकर आते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक, आपको अगर ऐसा डिफिनेशन और भी तरीके से चाहिए तो हम जानते हैं क्या होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, है ना। चीज़ों को हमको हिंदी में चाहिए, है ना, इस तरीके से तो हम कर दे रहे हैं। अभी वो आपका जो है वो इस तरीके से आ जाएगा। तो चीज़ें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इस तरीके से वैद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है। तो वैद्युत क्षेत्र रेखा विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है, जिस पर क्या होता है, जिस पर पृथक्कृत स्वतंत्र एकांक धनावेश क्या कर सकता है, गमन कर सकता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे? आया समझ में? तो इस तरीके से आप इसको कॉपी पे लिखे डिफिनेशन, उसके बाद हम इसके बारे में और बात करते हैं। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं। चीज़ों को पहले आप अपने कॉपी पे लिखिए। चीज़ों को आप ये पूरा अपने कॉपी पे क्या करेंगे, आप अपना पूरा कॉपी पे लिखेंगे इसको, इस तरीके से चीज़ों को, है ना, लिखिए। तब हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। जल्दी से आप लिखें। इस तरीके से लिखा जाएगा। तो हम नेक्स्ट पेज पे बात करते हैं इसी के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होने वाला है, क्या होने वाला, इसकी प्रॉपर्टी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है हम लोग इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत फील्ड, वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में हम बात करते हैं। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में हम बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बात करते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में हम इस तरीके से बात करने वाले हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण, जिसको बोलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इस तरीके से हम बात करते हैं किसके बारे में, वैद्युत क्षेत्र रेखा के बारे में। ऐसे हम बात करने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखा, आइए जानते हैं इसके बारे में डिटेल में, हम चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो देखें आप सभी का होम तैयार हुआ कि नहीं तैयार हुआ? अभी तक नहीं तैयार हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम इसको विकिपीडिया से भी सर्च कर सकते हैं इसको, है ना। यहाँ से हम देखते हैं इसको। चलिए हम बात करते हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के बारे में हम बात कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ से आ जाएगा तब तो ठीक है, तो आपको भी लिखा रहेगा, सिर्फ एक्सप्लेन करना रहेगा। नहीं आता है तो हम बात करते हैं उसके बारे में आगे। चलिए, टाइम वेस्ट हो रहा है इसके चक्कर में। ठीक है, ये रहा। अब हम बात करते हैं इसके बारे में। क्या बात हम करेंगे, चलिए
नहीं याद है। अब हम गुण के बारे में बात करते हैं, जो वैद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण के बारे में बात करते हैं। तो पहले गुण के बारे में हम बात करेंगे, क्या होता है वैद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में पहले हम बात करते हैं। तो पहले आप सभी ये देख रहे होंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धन आवेश से किस पर चलकर जा रही है, माइनस क्यू आवेश पर जा रही है। क्या हो रहा है कि ये जो वैद्युत क्षेत्र रेखा है, अगर हम इसकी बात करें, इस वैद्युत क्षेत्र रेखा की बात करें इस तरीके से, तो वैद्युत क्षेत्र रेखा हमारा जो है वो क्या है, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो हमारा है वो इस तरीके से, वैद्युत क्षेत्र रेखा जो है वो धन आवेश से चलकर किस पर जा रही है, माइनस क्यू आवेश पर जा रही है। तो पहला पॉइंट हम यहां से लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से निकलकर, मतलब प्लस क्यू चार्ज से निकलकर, धनावेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर किस पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वो धन आवेश से निकलकर किस पर समाप्त होती हैं, ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। समझे कि नई चीजों को, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट पर हम बात करते हैं। दूसरा पॉइंट हमारा जो होगा वो क्या होगा, है ना। तो जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होंगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अधिकतम होती है। जैसे हम बात करें, अगर इस पॉइंट पर हम बात करें यहाँ पर, और हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या है कि बल रेखाएं जो है वो बहुत ज्यादा है। यहाँ पर बल रेखाएं जो है इनकी संख्या ज्यादा है। यहाँ सब बल रेखाओं की संख्या क्या है, ये सब बल रेखाओं की संख्या ज्यादा है। और जहाँ पर ज्यादा मात्रा में बल रेखाओं की संख्या होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है वो मैक्सिमम होती है। तो हम लिखेंगे, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती हैं, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, जिस बिंदु पर विद्युत बल रेखाएं सघन होती हैं, क्या होता है वहां पर, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। उस बिंदु पर हमारा क्या होगा, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो क्या होगी, उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो अधिकतम होती है। उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होती है। बात समझ में आया। तीसरे पॉइंट में हम क्या बात करते हैं, तीसरे पॉइंट पर बात करें, अगर हमको इस विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा पता करना है ना, तो हमको यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा को, किसी पॉइंट पर हमको यहाँ पर दिशा पता करना है विद्युत क्षेत्र रेखा की, तो उसके लिए हमको स्पर्श रेखा की आवश्यकता पड़ेगी। स्पर्श रेखा ऐसे खींचनी पड़ेगी, है ना। तो तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है और परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करना है, तो स्पर्श रेखा की आवश्यकता पड़ती है। तो लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, क्या लिखेंगे कि विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने के लिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा पता करने के लिए, परिणामी विद्युत क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करने के लिए, दिशा प्रदर्शित करने के लिए, दिशा प्रदर्शित करने के लिए स्पर्श रेखा की आवश्यकता होती है। स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है, यह आवश्यकता होती है। स्पर्श रेखा खींचनी पड़ती है। समझे कि नहीं समझे बात को, ये बात हो गई, ठीक है ना। तो इतने का आप सभी स्क्रीनशॉट लें, तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम आगे बात करते हैं। तो ये चीजें आपको समझ में आई हो तो आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होगा उस पर हम बात करते हैं। तो इसी को हम क्या करते हैं, यहाँ से इसी को हम आगे बात करते हैं, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे।
तो नेक्स्ट पेज पर अगर हम बात करें इसी का, नेक्स्ट पेज पर तो क्या हो जाएगा, अगर हम नेक्स्ट पेज पर बात करें इस तरीके से, तो अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो इमेज को यहाँ पर हम ऐसे रख दे रहे हैं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए। अगर हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र की, हमारा जो चौथा पॉइंट है उसका अगर हम बात करें, अगर हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें, किसके बारे में बात करें, अगर हम एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें तो एक समान विद्युत क्षेत्र के लिए विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से क्या होने वाली है, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं के लिए ऐसे विद्युत क्षेत्र रेखा हमारी जो है वो क्या होने वाली है, एक दूसरे के पैरेलल होने वाली है। इस तरीके से अगर हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं की तो वो इस तरीके से एक दूसरे के समांतर होने वाली है, पैरेलल होने वाली है। अगर इस तरीके से हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र की, ऐसे हम बात करें एक समान विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करें इस तरीके से, हम इस प्रकार से अगर एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो ये हमारा एक समान विद्युत क्षेत्र है। तो जब एक समान विद्युत क्षेत्र की बात करें तो जो हमारी ये क्षेत्र रेखाएं हैं वो क्या होंगी, वो हमारी जो होंगी वो एकदम एक दूसरे के समांतर होने वाली है। तो लिखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, क्या होगा, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्या लिखेंगे, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाओं की दिशा प्रदर्शित करने के लिए एक समान विद्युत क्षेत्र रेखा के एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो क्या होती हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हमारी हैं वो एक दूसरे के साथ समांतर होती हैं। तो एक समान विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो एक दूसरे के समांतर होती हैं, इस प्रकार से एक दूसरे के समांतर होती हैं। समझे कि नहीं समझे चीजों को। देखिए इस चैप्टर का जो नोट्स है, आपको नोट्स को हम कोशिश करेंगे कि जो नोट्स है वो आपको लिंक जो है वो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, लेकिन अभी के लिए आप वेट करिए, इस लिंक के लिए आप वेट करिए। जैसे ही क्या होगा, जैसे ही मेरा प्रिपरेशन मतलब वो होता है सेटअप का, तैसे ही हम जिस वीडियो में करेंगे, लिंक जिस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, उस वीडियो के थंबनेल पर, जो थंबनेल होता है जब आप क्लास में एंटर करते हैं तो थंबनेल देख के आते हैं, तो उसमें हम क्या लिख देंगे, जहां से आपको पीडीएफ मिलेगा उस थंबनेल में प्लस पीडीएफ करके आएगा, तो आप समझ जाइएगा कि उस वीडियो में जो है वो पीडीएफ पड़ी हुई है, ठीक है ना। तो इस तरीके से पीडीएफ की आप चिंता ना करें, हम जल्दी जैसे आपके लिए व्यवस्था उसका कर रहे हैं। अभी टाइम थोड़ा दीजिए, एक दो दिन का समय दीजिए, हम जल्दी से जल्दी व्यवस्था आपके लिए करते हैं। तो समझ में आया चौथी बात की नहीं समझ में आया। अब पांचवी बात जो सबसे मेन चीज है, पांचवी बात जो है वो क्या होता है समझिएगा। हम पांचवी बात की अगर बात करें, क्या होता है पांचवा बात, अगर इस तरीके से हम बात करें विद्युत क्षेत्र रेखाएं, जैसे एक विद्युत क्षेत्र रेखा ये गई, ठीक है ना, और हम बात करें इस तरीके से दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा की बात अगर कर ले ऐसे, तो दूसरी विद्युत क्षेत्र रेखा इस तरीके से सपोज गई, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये किसी पॉइंट पर एक दूसरे को देखिए काट रहे हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा इस बिंदु पर एक दूसरे को क्या काट रहे हैं, काट रहे हैं, और यहाँ पर काट रहे हैं, तो यहाँ पर क्या कर रहा है, अगर दोनों विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं तो हमको अगर विद्युत क्षेत्र रेखा की दिशा पता करना है, अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को काट रहे हैं तो इस बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र की ऐसे दिशा पता करना है, तो एक स्पर्श रेखा यहाँ खींचना पड़ेगा, एक स्पर्श रेखा यहाँ ऐसे खींचना पड़ेगा। और हम लोग जानते हैं रूल से कि एक बिंदु पर इस तरीके से एक पॉइंट पर दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती हैं। तो इस बात से हम क्या सीखेंगे, इस बात से हम ये सीखें कि दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती है। क्यों, कटान बिंदु पर अगर दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को ऐसे काट रही है तो कभी भी कटान बिंदु पर ऐसे दो स्पर्श रेखा नहीं खींची जा सकती है। बात समझे कि नहीं समझे, आ गया होगा समझ में। तो हम यहाँ लिखते हैं क्या कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी काट नहीं सकती हैं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी
काट नहीं सकती, क्योंकि अगर काटेंगी तो क्या होगा, काटेंगी तो कटान बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दो दिशा होगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। बात समझे कि नहीं समझे? आ गई होगी समझ में? तो ठीक है, और नहीं समझ में आई है तो आप बताइए मुझे फटाफट से, बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ गई है तब ठीक है, नहीं आई है तो बताइए, आगे हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं आपके लिए, है ना। तो चीजें इस तरीके से आशा करते हैं आप सभी को समझ में आ गई होंगी। ठीक है, अगर समझ में आ गई है तो हम नेक्स्ट टॉपिक पर बात करते हैं। तो ये चीजें हमने आज पढ़ा, क्या पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, विद्युत क्षेत्र रेखा के गुण के बारे में पढ़ा, इस तरीके से पढ़ा। तो इतने टॉपिक थे। अब उसके बाद जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो हम क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट टॉपिक इस तरीके से जो हम पढ़ने वाले हैं वो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो हमारा होने वाला है क्या, अनेक आवेशों के कारण वैद्युत बल, अनेक आवेशों के बीच वैद्युत बल पढ़ेंगे, जिसे हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत भी बोलते हैं, है ना। तो हम लोग नेक्स्ट हेडिंग जो पढ़ने वाले हैं वो अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो अगली हेडिंग आप सभी अपने कॉपी पेन में डालिए, अध्यारोपण का सिद्धांत। नेक्स्ट हेडिंग जो हम सभी का होने वाला है वो क्या होने वाला है, वो इस तरीके से हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। समझे कि नहीं? तो क्या होता है, किताब मेरे पास है, हम कोई भी चीज को आप सभी को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं, है ना। यदि निकाय में कोई निकाय है जैसे बहुत सारे आवेश से मिलकर बना हुआ होता है, तो किसी एक आवेश के द्वारा लगाए गए बल की व्याख्या कूलाम के नियम से नहीं की जा सकती है। तो उसके लिए हमें अध्यारोपण का सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। जैसे मान लो हमारे पास सपोज इस तरीके से कोई निकाय है, एक मिनट, ठीक है। अगर हम बात करें जैसे हमारे पास सपोज ये कोई निकाय है, क्या इशू है, ठीक है ना, हाँ ठीक है। अब देखिए हम बात करते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है। जैसे अगर हम बात करें सपोज ये हमारे पास कोई निकाय है इस तरीके से, ऐसे मान लो कोई निकाय है और इस निकाय में सपोज बहुत सारे आवेश हैं, Q1, Q2, Q3, Q4, ऐसे बहुत सारे आवेश हैं। तो कूलाम का नियम बहुत सारे किसी निकाय में बहुत सारे आवेशों के लिए बता नहीं सकता इसके बारे में। तो उसे को हम लोग इसको पढ़ने के लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इसको पढ़ने के लिए हमको जो जरूरत पड़ती है वो किसकी पर जरूरत पड़ती है, तो उसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत समझना, मतलब जब किसी निकाय में बहुत सारे आवेश होते हैं तो कूलाम का नियम उसका व्याख्या कर नहीं पाता, तो उसका व्याख्या करने के लिए अध्यारोपण के सिद्धांत की जरूरत पड़ती है। अध्यारोपण का सिद्धांत क्या होता है उसी के बारे में हम बात करते हैं, आइए समझते हैं चीजों को। ठीक है ना, क्या होता है, सपोज जैसे हमारे पास किसी निकाय में बहुत सारे चार्ज हैं, ठीक है ना, इस तरीके से सपोज निकाय में बहुत सारे चार्ज सपोज हैं, समझिएगा, इस तरीके से निकाय में बहुत सारे चार्ज हैं, सपोज ये चार्ज हो गया, ठीक है ना। उसके बाद सपोज इस तरीके से बहुत सारे जो चार्ज हैं वो यहाँ पर हैं इस तरीके से, ठीक है ना, ऐसे और भी चार्ज हैं। तो सपोज ये हमारे पास कोई दूसरा चार्ज है, ऐसे और हम बात करें तो सपोज यहाँ, एक मिनट, अगर हम बात करें यहाँ पर तो यहाँ पर सपोज दूसरा चार्ज हमारे पास है, या एक हटाते हैं इसको, छोड़िए, ठीक है ना। इस तरीके से हमारे पास सपोज ये चार्ज है Q1, सॉरी मतलब एक चार्ज ये है,
और भी बहुत सारे चार्ज हैं इस तरीके से। सपोज ये हो गया हमारे पास चार्ज, सपोज ये हमारे पास चार्ज हो गया, सपोज ये हमारे पास चार्ज हो गया इस तरीके से, सपोज यहाँ पर हमारे पास चार्ज हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे चार्ज जो है वो हमारे पास इस तरीके से सपोज है। तो मान लिया ये सपोज हमारे पास कितना चार्ज है, तो यहाँ पर जो पहला चार्ज है इस चार्ज को हमने सपोज Q1 मान लिया, इस चार्ज को हमने सपोज क्या मान लिया, Q1 मान लिया। सपोज इस चार्ज को हमने क्या मान लिया, Q2 मान लिया। और इस चार्ज को सपोज हमने क्या मान लिया, Q3 मान लिया। और इस चार्ज को हम सपोज Q4 मान लिए। और इस चार्ज को, ऐसे बहुत सारे चार्ज हैं तो इस चार्ज को हमने सपोज क्या मान लिया, Qn चार्ज ऐसे मान लिया। ये किसी एक निकाय में अलग अलग आवेश इस तरीके से है। अब हम करेंगे क्या, अब इनको आपस में हम इनको मिला देते हैं इस तरीके से। तो इस तरीके से हम Q1 को Q2 से ऐसे मिला दिए। क्या करेंगे हम, इस तरीके से Q1 में हम सपोज Q2 को मिला देंगे। तो इस तरीके से हमने सपोज Q1 को हमने Q2 से मिला दिया, ऐसे Q1 को Q3 से ऐसे सपोज मिला दिया। इस तरीके से हमने Q1 को Q4 से इस तरीके से मिला दिया। और इस तरीके से हमने क्या किया, Qn से इस तरीके से मिला दिया, है ना। तो ऐसे अगर हम सपोज करें Q5 भी कहीं पर सिलेक्ट कर लें, इस तरीके से अगर हम कहीं पर Q5 भी सपोज कर लें तो कोई दिक्कत की बात है नहीं। अगर ऐसे और भी आवेश को अगर हम सपोज कर लें, सपोज यहाँ पर हम इस तरीके से Q5 आवेश सपोज कर लिया, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो आवेश है मैंने सपोज इस आवेश को हमने क्या मान लिया है, Q5 मान लिया है। तो इसी तरीके से हम इसको भी क्या कर दे रहे हैं, इसको भी इस तरीके से हम मिला दे रहे हैं, ठीक है। इसको भी इस तरीके से मिलाएंगे ये। तो ये एक क्या है, एक निकाय है, पूरा एक सिस्टम है और इसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के चार्जेस हैं। तो कूलाम का नियम इसका व्याख्या कर नहीं सकता, तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं, अध्यारोपण का सिद्धांत लगाते हैं। क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत, पहले हम चीजों को सॉल्व करते हैं, है ना, और फिर समझते हैं। या फिर हम पहले अध्यारोपण के सिद्धांत को लिख ले रहे हैं, फिर इसके डेरिवेशन को हम समझ ले रहे हैं क्या होता है। तो आइए समझते हैं क्या होता है अध्यारोपण का सिद्धांत। तो किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया जो परिणामी बल होता है, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा, किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया परिणामी बल जो है, लगाया गया जो कौन सा बल है, लगाया गया जो परिणामी बल है, लगाया गया जो हमारा क्या है, परिणामी बल है, वह लगाया गया परिणामी बल है अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा। चीजों को हम लिख देते हैं फिर आपको समझाते हैं, चीजें अच्छे से आपको समझ में आएंगी, ठीक है ना। अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर, अलग अलग आवेशों द्वारा, अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर, अलग अलग आवेशों द्वारा उस आवेश पर लगाए गए वैद्युत बलों के, लगाए गए वैद्युत बलों के, लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। लगाए गए वैद्युत बलों के सदिश योग के, सदिश योग के बराबर होता है। अब यही को हमको समझना है, यही हमारा जो है ये अध्यारोपण का सिद्धांत है। इस तरीके से ये हमारा अध्यारोपण का सिद्धांत है। क्या कहा इसने, अध्यारोपण के सिद्धांत में क्या बताया गया, समझिएगा। यही बताया गया कि किसी आवेशों पर अनेक आवेशों के द्वारा जो लगाया गया कौन सा बल है, परिणामी बल है, वो क्या होता है, वो अलग अलग आवेशों के द्वारा उस आवेश पर जो बल लगता है उसके वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब इस आवेश पर, ये जो आवेश आप देख रहे हैं, इस आवेश पर अनेक आवेशों के द्वारा क्या लगेगा,
बल लगेगा। तो वही कह रहा है जो अनेक आवेशों के द्वारा लगाए गए बल है, तो वो बलों का जो योग है, सभी आवेशों के द्वारा लगाए गए बलों का जो योग है, सदिश योग जो है, वह कुल बल के बराबर होता है, मतलब परिणामी बल के बराबर होता है। परिणामी बल के बराबर होता है कैसे, समझिए। जैसे हम बात करते हैं परिणामी बल के बारे में, अगर हम बात करें, अगर हम परिणामी बल के बारे में बात करें, तो परिणामी बल के बारे में अगर बात करें, तो परिणामी बल सपोज हमारा क्या होता है, परिणामी बल जो है वो हम क्या मानेंगे, F मानेंगे। और क्या होता है परिणामी बल, तो यहाँ पर सबसे पहले जो चीज है वो हमको समझना क्या है। यहाँ पर क्या होगा, पहले आवेश के द्वारा दूसरे आवेश पर क्या लगेगा, बल लगने वाला है इस तरीके से। तो जो बल लगेगा उसे हम F12 मानेंगे, ठीक है ना। पहले आवेश के द्वारा तीसरे आवेश पर जो बल लगेगा उसे सपोज हम F13 मानेंगे। पहले आवेश के द्वारा जो पांचवें आवेश पर बल लगेगा उसे सपोज हम F15 मानेंगे। पहले आवेश के द्वारा चौथे आवेश पर जो बल लगेगा उसे सपोज हम F14 मानेंगे। पहले आवेश के द्वारा n आवेश पर जो बल लगेगा उसे सपोज हम F1n मानेंगे। इस तरीके से उसे हम क्या मानेंगे, F1n मानेंगे। बात समझे कि नहीं समझे। और सारे आवेशों के बीच की जो दूरी है वो क्या होने वाली है, सारे आवेशों के बीच की जो दूरी अलग अलग होने वाली है। तो मान लेते हैं इन आवेशों के बीच की जो दूरी है उस दूरी को भी हम अलग मानेंगे। तो पहले और दूसरे आवेश के बीच की दूरी को हम R12 लिखेंगे। पहले आवेश और तीसरे आवेश के बीच की दूरी को हम R13 लिखेंगे। पहले आवेश और पांचवें आवेश की दूरी को हम R15 लिखेंगे। इसे हम R14 लिखेंगे और इसे हम क्या लिखेंगे, R1n लिखेंगे। इस तरीके से बात समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पर बल जो है हमारी कैसी राशि है, बल जो है हमारी सदिश राशि होने वाली है। तो सारे पर हम क्या लगाएंगे, इस तरीके से वेक्टर का निशान लगा देंगे। इसी को तो हम सदिश बोलते हैं, इसीलिए यहाँ पर देखिए सदिश का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है सदिश योग के बराबर होता है। तो अब समझिएगा क्या होता है इस तरीके से अध्यारोपण का सिद्धांत। किसी आवेश पर अनेक आवेश द्वारा लगाया गया जो परिणामी बल होता है, परिणामी बल को हम लोग F से लिखते हैं। और वो क्या होता है, अलग अलग आवेशों द्वारा, ये जो अलग अलग आवेशों द्वारा इस आवेश पर जो लगाया गया क्या होता है, लगाया गया जो वैद्युत बल होता है, अलग अलग बल सब पर लग रहा है, तो अलग अलग वैद्युत बलों के सदिश योग के बराबर होता है। मतलब क्या है समझिएगा, अलग अलग वैद्युत बल कौन कौन से, पहला अलग अलग वैद्युत बल जो है हमारा वो क्या है, F12 है इस तरीके से। दूसरा अलग बल क्या है हमारा, इस तरीके से हमारे पास दूसरा जो है वो F13 है। इस तरीके से हमारा दूसरा जो है वो F13 है। तीसरा जो हमारा क्या है F14 है, तो इस तरीके से हम F14 लिखेंगे, ठीक है ना। चौथा जो हमारा क्या है F15 है, तो इस तरीके से हम क्या लिखेंगे F15 इस तरीके से लिख देंगे, ठीक है ना। और ऐसे प्लस एन सॉन कहाँ तक, F1n तक का है, तो इस तरीके से हम प्लस डॉट 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 कहाँ तक लिखेंगे, F1n तक लिखेंगे इस तरीके से। अब कह रहा है कि किसी आवेश पर अनेक आवेशों द्वारा लगाया गया जो ये हमारा परिणामी बल है, ये जो हमारा परिणामी बल है वो अलग अलग आवेशों के द्वारा जो बल लग रहा है ये इसके सदिश, इसका जो तीर का निशान आप देख रहे हैं इसका मतलब सदिश और योगफल के इस तरीके बराबर होता है। इसी को हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। तो यहीं तक हम चाहे इसको करके इसको हम बॉक्स में इस तरीके से कवर कर सकते हैं। इस तरीके से इसको हम क्या करेंगे, एक बॉक्स में इसको हम क्या करेंगे, इसको एक बॉक्स में हम इस तरीके से क्या कर लेने वाले हैं, इसको हम एक बॉक्स में ऐसे कवर कर लेने वाले हैं। एक मिनट कलर चेंज कर ले रहे हैं, ठीक है। हो नहीं पा रहा है, एक मिनट, इस तरीके से चलिए ठीक है। तो चीजें आपको समझ में आई, नहीं आई तो बताइए। अब इसी को हम चाहे तो आगे और सॉल्व कर सकते हैं, इसी को चाहे तो हम आगे सॉल्व करके और लिख सकते हैं। कैसे हम लिख सकते हैं, तो समझ सकते हैं इसको, चीजों को, है ना। हम कैसे इसको लिख सकते हैं,
तो अगर हम यहाँ पर सारे आवेशों का मान रख दें, सारे बल को हम सॉल्व कर दें, तो इसको और कैसे हम लिख सकते हैं, आइए बताते हैं। तो यहाँ F को हम लोग तो F ही लिखा रहने देंगे, लेकिन अगर हम इस तरीके से क्या करेंगे, अगर हम इस तरीके से F इक्वल टू, क्या इशू है, सब तो ठीक है, चल क्यों नहीं रहा है। यहाँ होता है ना, मच्छर जो होते हैं, छोटे छोटे मॉस्क्यूट जो होते हैं, वो आके इसमें बैठ जाते हैं, फिर वो चलता ही नहीं है। देख रहे हैं आप, खुद ही देख रहे हैं, इस तरीके से तो कहीं पे बैठा हुआ होगा, इस तरीके से कोई सम प्रॉब्लम्स इसमें आ जाती हैं, कहीं पर दिखता है ना, इतने बड़े पैनल पर कहाँ पर हम देखेंगे। चलिए, यही प्रॉब्लम है इसमें। ये देखिए यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ पर देखिए क्या करके चला गया, आप देख ही रहे होंगे। तो इस तरीके से F इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब इस F12 का वैल्यू हम लोग निकालना चाहें अगर, तो इस F12 का वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग जानते हैं फार्मूला क्या होता है, K Q1 Q2, पहले और दूसरे के बीच की दूरी हम निकाल रहे हैं ना, F12 का मतलब ये, तो Q1 है पहला आवेश, दूसरा आवेश Q2 है, और बटे में हमारा जो दूरी है वो कितना है, R12 है, तो हम लिखेंगे R का स्क्वायर होता है, तो R12 का जो है वो स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। और यहाँ पर ऐसे हम क्या लगा देंगे, R12 लगा के इसके ऊपर कैप लगा देंगे, इसका मतलब होता है यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है, इसका मान इकाई होता है, तो इसको हम साथ में लगा देते हैं। अब उसके बाद प्लस ऐसे हम F13 का वैल्यू निकालेंगे, तो वो कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, F13 ये Q1 और Q3 है, तो चार्ज यहाँ पर हम कितना रखेंगे, Q1 और Q3 रखेंगे, और जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाएगा, R13 का जो है वो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ भी ऐसे हम लगा देंगे R13 का कैप, प्लस ऐसे अगर हम निकालेंगे F14 का वैल्यू निकालेंगे, तो Q1 और Q4 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, K Q1 Q4 अपान R14 और R14 कैप लगा देंगे, प्लस एन सो ऑन, इसी तरीके से कहाँ तक हम बात करेंगे, कहाँ तक की, तो हम n तक की बात करेंगे, तो लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, K Q1 Qn और अपान में R1n का, और यहाँ पर R1n का क्या हो जाएगा, इस तरीके से कैप हो जाएगा। तो बात समझे कि नहीं समझे, ठीक है। तो इस तरीके से इसी फार्मूले को हम यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हैं, और इसको हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से हम बॉक्स में कवर कर दे रहे हैं इसको भी, तो इस तरीके से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये भी एक फार्मूला है, इसको हम ऐसे क्या कर सकते हैं, लिखा जा सकता है इस तरीके से, ये ठीक है ना। तो इसको आप सभी स्क्रीनशॉट ले, चीजें बताइए आपको समझ में आई कि नहीं, नहीं समझ में आई तो आप एक बार वीडियो को बैक करके देखिएगा, चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएंगी, चीजें क्या होगा, सही से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इतनी चीजें आपको बस समझ में आई हो तो हम आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो आगे की चीजों को हम समझेंगे, ठीक है। बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए मुझे, है ना। नहीं समझ में आई है तो हम बताने का प्रयास पूरा करेंगे। तो अगर पढ़ाई में अच्छी सी चीजों को समझना है तो चीजें क्या होनी चाहिए, लगातार उसको बेहतर तरीके से पढ़ना चाहिए। हम चीजों को पढ़ाने लगते हैं तो आपसे बात बीच में करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पढ़ाई हमारी जो है वो पहले कंप्लीट हो जाए, तो चीजों को हम आगे बात करें अच्छे से, तो ज्यादा अच्छे से हमको समझ में आ जाएगा। तो ये चीजें अगर आपको समझ में आई हो तो नेक्स्ट टॉपिक पर हम बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या होने वाला है उस पर हम बात करें, है ना। तो आपको चीजें समझ में आ गई हो तो हम बात करें आगे, बताइए हमको जल्दी से, आपको चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। आ गई चीजें तो हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक पर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए, तो अगर आपको चीजें समझ में आ गई हैं तो नेक्स्ट टॉपिक हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो होने वाला है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग पढ़ेंगे वह वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ने वाले हैं। किसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, आइए हम समझते हैं।
ठीक है, हम वैद्युत द्विध्रुव के बारे में पढ़ेंगे। तो चीजों को स्क्रीनशॉट आप सभी ले लिए होंगे। अब हम बात करते हैं आगे वैद्युत द्विध्रुव के बारे में। तो आप सभी हेडिंग डालिए वैद्युत द्विध्रुव का। क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव, समझते हैं हम। हेडिंग जो हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो होने वाला है वो हमारा क्या होने वाला है, नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव होने वाला है। अब इसमें हाथों में इतना ज्यादा बंधा हुआ है, अभी रक्षाबंधन मेरा चल ही रहा है अभी तक चीजें हाथों में बंधी हुई है, तो वो यहाँ पर दिक्कत वो भी कर रहा है। अब बताइए, तो हम नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा हम लोगों का है वो क्या होने वाला है, नेक्स्ट हेडिंग जो हम लोगों का है वह क्या प्रॉब्लम है। इतना सारा प्रॉब्लम आता है अगर पैनल पे पढ़ाना है तो फिर तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो वैद्युत द्विध्रुव होने वाला है, और उसके बाद हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ेंगे। दोनों में अंतर है, इसीलिए हम दोनों को अलग अलग तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। देखो फिजिक्स की कुछ टर्मिनोलॉजी को हम लोग यहाँ पर इंग्लिश में लिख लेते हैं, क्योंकि आगे चलकर आपको कहीं ना कहीं से हमें इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। हम स्पेशली यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए भी लेकर आए हैं क्लासेस को। आगे चलकर आप सभी को डिफेंस सेक्टर में मेरे इसी चैनल पर आपको फ्री क्लासेस मिलेंगी, तो आप वहाँ से चीज़ों को बढ़िया तरीके से आप पढ़ सकते हैं, है ना। तो आगे हम जो बात करते हैं वह वैद्युत द्विध्रुव के बारे में बात करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव हमारा क्या होता है आइए हम समझते हैं। तो सपोज इस तरीके से हमारे पास यहाँ पर 2 पॉइंट चार्जेस मैंने सपोज कर लिया। सपोज इस तरीके से हमने 2 पॉइंट चार्ज सपोज कर लिया। एक पॉइंट चार्ज जो होगा वो हमारा क्या होगा, इस तरीके से हम सपोज 2 पॉइंट चार्ज सपोज कर लिए। एक पॉइंट चार्ज ये हमारे पास है, और ये हमारे पास एक पॉइंट चार्ज इस तरीके से है। ये हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, ठीक है ना, इस तरीके से। अब मान लिया दोनों के बीच की जो दूरी है, दोनों के बीच की जो दूरी है वो इस तरीके से हम मान लेते हैं कि इन दोनों के बीच की जो दूरी है, सपोज इन दोनों के बीच की जो दूरी होने वाली है वो कितनी होने वाली है, इन दोनों के बीच की जो दूरी है सपोज वो कितनी होने वाली है, 2L डिस्टेंस होने वाला है। कितना डिस्टेंस होने वाला है, 2L डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर इसके लिए क्या होना चाहिए, एक आवेश जो है हमारा वो इस तरीके से धनात्मक होना चाहिए, और एक आवेश जो है हमारा ऋणात्मक होना चाहिए। मतलब चार्ज जो है वो विजातीय होना चाहिए, अपोजिट चार्ज होना चाहिए, मतलब प्लस और माइनस, लेकिन जो परिमाण है दोनों का वो सेम होना चाहिए, मतलब Q और Q होना चाहिए, ठीक है ना। मतलब परिमाण तो समान होना चाहिए। आवेश का जो परिमाण है वो हमारा क्या होना चाहिए, आवेश का जो परिमाण है प्लस क्यू सेम होना चाहिए, सॉरी, आवेश का परिमाण Q और Q दोनों सेम होना चाहिए, लेकिन एक प्लस होना चाहिए, एक हमारा क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। समझे कि नहीं समझे। तब क्या हो जाएगा, हम वैद्युत द्विध्रुव इसी को कहते हैं कि जब दो आवेश परिमाण दोनों का सेम हो, लेकिन आवेश जो है वो विजातीय हो, और दोनों के बीच की दूरी जो 2L होती है बहुत छोटी दूरी हो, इसे हम सपोज किए हैं, तो इसे हम अल्प दूरी कहेंगे। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव बोलते हैं। तो समझिएगा हम यहाँ पर क्या लिखते हैं वैद्युत द्विध्रुव के बारे में, डिफिनेशन की परिमाण में समान परंतु विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। समझे कि नहीं समझे, समझ में आ गया होगा। तो हम लिखते हैं यहाँ पर डिफिनेशन, क्या लिखते हैं कि जब दो क्या लिखते हैं, जब दो समान परिमाण के आवेश, जब दो समान परिमाण के आवेश, जब दो समान परिमाण के कैसे आवेश, अलग अलग चार्ज है तो विजातीय बोलेंगे। जब दो समान परिमाण के विजातीय आवेश एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर रखे हो, एक दूसरे से बहुत कम दूरी ना, 2L को बहुत कम दूरी हमने माना है, तो एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से बहुत अल्प दूरी पर स्थित हो। इस प्रकार से अल्प दूरी मतलब कितना, 2L को अल्प दूरी माने हैं, अल्प दूरी पर स्थित हो। तो
तो क्या होगा, तो जो निकाय होगा उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो इस निकाय को हम लोग क्या कहेंगे, तो निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो हमारा जो निकाय होता है, तो निकाय को क्या कहते हैं, तो निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो जो निकाय होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, इस प्रकार से। तो निकाय को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब हम बात करने वाले हैं इसके अगले टॉपिक पर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। ये तो वैद्युत द्विध्रुव हो गया, लेकिन अगर हम यही बात करें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात करें तो वो क्या होता है, ये समझते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा होने वाला है वो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होने वाला है। ज्यादा कुछ इसमें है नहीं, बस यही चीजें, इसी के बेस पर हम लोग वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण समझ लेने वाले हैं, है ना। क्या है नेक्स्ट हेडिंग जो हमारा, वह हमारा नेक्स्ट हेडिंग जो है वो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बोलते हैं, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है ना। समझिएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम क्या होता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम के बारे में हम समझते हैं, क्या होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम, आइए समझते हैं। तो यहाँ पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग किससे लिखते हैं, यहाँ पर डिफिनेशन के लिए हम जगह छोड़ के रख रहे हैं, या पहले हम चीजों को समझ ले रहे हैं, उसके बाद हम डिफिनेशन को जो है वो बाद में लिख ले रहे हैं, किसे कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो देखिए वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसको हम लोग पी से लिखते हैं। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसे हम पी से प्रदर्शित करते हैं, और पी बराबर यहाँ क्या होगा, दोनों आवेशों में से कोई एक लेना है, चाहे प्लस क्यू ले लो चाहे माइनस क्यू ले लो। तो यहाँ पर सपोज हमने क्या ले लिया, हमने सपोज क्यू ले लिया प्लस का, और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है वो 2l होती है। तो दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश और दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसका जो गुणनफल होता है, मल्टीपल जो होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। मतलब दोनों आवेशों में से कोई एक आवेश आप सिलेक्ट कर लीजिए, और दोनों आवेशों के बीच की ये जो दूरी है 12, इसको सिलेक्ट कर लिया, और दोनों के बीच का जो गुणनफल होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इस तरीके से कहते हैं। बात समझे कि नहीं समझे, ये हमारा होता है। तो इसी को हम लोग आगे अगर और लिखेंगे सही से, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं P बराबर कितना, तो इसी को हम लोग लिख सकते हैं P बराबर कितना, P बराबर लिख सकते हैं 2QL, इस प्रकार से ऐसे लिखा जा सकता है। बात समझे कि नहीं। तो क्या होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, आइए हम जानते हैं। तो क्या दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश, दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी, 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 क्या है दोनों आवेशों के बीच की दूरी 2l के गुणनफल को क्या कहते हैं, के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। के गुणनफल को हम लोग क्या कहते हैं, इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया। और इसे हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसी को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, इसी को सॉल्व करके लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, है ना। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। इसे हम किससे प्रदर्शित करते हैं, तो इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, लिख दे रहे हैं इसे। तो इसे हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं, इसे P से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, इसके मात्रक के बारे में अगर हम बात करें तो इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, समझिएगा। यहाँ पर देखिए आवेश है, आवेश का मात्रक कूलम और लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो इसका जो मात्रक होगा, अगर हम मात्रक की बात करें तो जो मात्रक इसका होने वाला है वो मात्रक हमारा क्या होने वाला है,
इसका जो मात्रक होने वाला है वो कूलाम मीटर होने वाला है। समझ में आया। अगर इसी का हम विमीय सूत्र का बात करें, अगर इसी फार्मूले के हम विमीय सूत्र की बात करें, विमीय सूत्र इसका क्या होता है, अगर इसका हम विमीय सूत्र की बात करें, द्विध्रुव आघूर्ण का विमीय सूत्र क्या होता है, तो हम जानते हैं आवेश का जो विमीय सूत्र होता है, अगर हम P के विमीय सूत्र की बात करें तो आवेश का जो विमीय सूत्र होता है वो कितना होता है, AT होता है यहाँ से, और लंबाई का जो विमीय सूत्र होता है वो हमारा कितना होता है, L होता है। तो यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा LTA, तो इस तरीके से हो जाएगा हमारा LTA हो जाएगा। और इसी को हम लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, यहाँ M है नहीं तो M को हम 0 लिख सकते हैं, M0, और इस तरीके से LTA। तो ये हमारा जो हो गया, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का क्या हो गया, ये हमारा द्विध्रुव आघूर्ण का जो है वो विमीय सूत्र इस प्रकार से हो गया। समझ में आया कि नहीं आया। LTA होता है यहाँ पर, और इसकी जो दिशा होती है, ये जो राशि है ये कैसी राशि है, ये हमारा जो है ये एक सदिश राशि है। ये हमारी कैसी राशि है, तो ये हमारा जो है यह एक सदिश राशि है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है ये कैसी राशि है, तो यह एक जो है हमारी, ये कौन सी राशि है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो हमारी है यह एक जो है वह सदिश राशि है। कैसी राशि है, सदिश राशि है। क्यों, क्योंकि इसकी दिशा माइनस से किधर की ओर होती है, प्लस की ओर होती है। तो ये पॉइंट भी हमारा एक नोट पॉइंट है, यहाँ से जो है ये नोट पॉइंट है। क्या नोट पॉइंट है कि विद्युत द्विध्रुव की दिशा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा है, जो दिशा है वो ऋण से धन की ओर होती है। वह ऋण से किधर की ओर होती है, ऋण से धन आवेश की ओर, धन की ओर होती है। इस तरीके से होता है, ठीक है ना। यहाँ पर लिख लेना, ऋण आवेश से धन आवेश की ओर होती है, ठीक है ना। सीधे समझ में आया कि नहीं समझ में आया, बताइए। चीजें आपको समझ में आई होंगी, उम्मीद करते हैं, है ना। अब आपको कहें सर पीडीएफ की आवश्यकता है, तो इसके लिए पीडीएफ की कोई बहुत ज्यादा जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम आपके लिए उपलब्ध करने का पूरा कोशिश में लगे हुए हैं कि ये जल्दी से आपको उपलब्ध कराया जाए, ठीक है ना। तो अगला टॉपिक जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, अब डेरिवेशन के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। और एक डेरिवेशन आज हम करके जाएंगे, क्या कि वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग आप सभी अपने कॉपी पे इस तरीके से डालिए, क्या वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बहुत अच्छा डेरिवेशन है, और जितना अच्छा है उतना आसान भी है ये, तो समझिएगा चीजों को, है ना। फॉर एक्सियल पोजीशन की वजह से पहले हम पढ़ेंगे, पहले हम किसकी वजह से पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ेंगे इस तरीके से अक्षीय स्थिति में पढ़ने वाले हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो क्या होता है, समझिएगा। वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उसके बारे में हम समझते हैं, ठीक है। आइए बहुत ध्यान से आनंद लीजिए पढ़ाई का और पढ़ते रहिए। करते हैं हम इसको, ओवर पावर दिमाग बोलते हैं, क्यों। हेडिंग हो गई है मेरी, वैद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इसकी दो स्थितियां होती हैं, एक होता है अक्षीय स्थिति और एक होता है निरक्षीय स्थिति में। तो पहले जो हम पढ़ेंगे वो अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, और दूसरा जो है हम निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। एक हम लोग जो पढ़ेंगे वो अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, और दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे वो निरक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम पहला पढ़ने वाले हैं, सबसे पहला जो हम पढ़ेंगे वो किस स्थिति में पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे। तो पहली हेडिंग हमारी जो है वो क्या है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षीय स्थिति। किस स्थिति में पढ़ेंगे, सबसे पहले अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, अक्षीय स्थिति में, या फिर इसी को अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं, या इसी को हम क्या बोलते हैं, या अनुदैर्ध्य स्थिति इसी को बोलते हैं। तो या फिर इसे हम क्या बोलते हैं, अनुदैर्ध्य स्थिति बोलते हैं। तो अक्षीय स्थिति में पढ़ेंगे, या फिर हम किसके
स्थिति में पढ़ेंगे, अनुदैर्ध्य स्थिति के बारे में हमको इस तरीके से क्या करना है, हमको पढ़ना है, ठीक है ना। तो आइए हम शुरू करते हैं चीज़ों को, ज़्यादा समय न लेते हुए क्लासेस को यहीं पे करते हैं स्टार्ट। क्लासेस तो स्टार्ट ही हैं, मतलब डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो सपोज हमारे पास ये एक चार्ज है, देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ भी। सपोज यहाँ पर हमारे पास ये चार्ज है, सपोज ये हमारे पास इस तरीके से एक चार्ज ये रहा, और सपोज हमारे पास एक दूसरा चार्ज सपोज ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। ये हमारे पास दो आवेश इस तरीके से है, और सपोज दोनों आवेशों के बीच की यहाँ जो दूरी है, दोनों आवेशों को एक दूसरे से मिला दिया, तो सपोज कुछ दूरी पर रखा हुआ है इस प्रकार से, ठीक है। दोनों आवेश इस तरीके से कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। तो सपोज एक आवेश को हमने क्या मानना है, एक आवेश को हमने प्लस क्यू माना है, और दूसरे आवेश को सपोज हमने क्या माना है, माइनस क्यू माना है। क्यों मानेंगे, क्योंकि विद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है, तो विद्युत द्विध्रुव अभी पढ़ा है कि एक प्लस क्यू हो दूसरा माइनस क्यू हो, और दोनों के बीच की जो दूरी हमारा है, हमारा जो दोनों के बीच की जो दूरी है, हमारा जो है वो क्या है, जो दोनों के बीच की दूरी है उसे हमने क्या सपोज किया है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है उसे हमने 12 सपोज किया इस प्रकार से। दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी हमने सपोज किया है वो 12 सपोज किया है इस तरीके से। दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी हमने सपोज किया है ये 12 सपोज किया है, ठीक है। अब क्या होगा, इन दोनों आवेशों का जो मध्य बिंदु है यहाँ पर, इस मध्य बिंदु को हमने क्या मान लिया है, ओ मान लिया है। दोनों का आवेशों का जो मध्य बिंदु है वो ओ है, तो आधी दूरी कितनी हो जाएगी, आधी दूरी जो है हमारी वो एल हो जाएगी यहाँ से, और यहाँ भी आधी दूरी जो हमारी कितनी है वो हमारा क्या हो जाएगा, आधी दूरी जो हमारी वो कितनी हो जाएगी, इस तरीके से एल हो गया, ठीक है ना। ठीक है, इस तरीके से आधी दूरी हमारी जो है वो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, मध्य बिंदु ओ है। अब सपोज इस ओ से आर दूरी पर, इस ओ पॉइंट से हमने सपोज कुछ दूरी पर, कितनी दूरी पर, ओ से हमने सपोज कुछ दूरी पर, वो दूरी हमने सपोज कुछ सपोज कर ले रहे हैं इस तरीके से। उस दूरी को सपोज हम क्या मान ले रहे हैं, ओ से कुछ दूरी पर यहाँ पर एक पॉइंट हमारे पास सपोज पी है, यहाँ पर सपोज एक पॉइंट पी है, और इसी पॉइंट पी पर हमको क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। तो ओ से जो डिस्टेंस है हमारा है यहाँ पर, इस ओ से जो डिस्टेंस है, इस ओ से हमारा जो डिस्टेंस होने वाला है वो कितना होने वाला है, पहले तो इसको हम डैश डैश करके यहाँ से ऐसे मिला देते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से मिला दिया। और इस ओ से हमारा जो दूरी है वो कितना होने वाला है, सपोज इस ओ से जो दूरी है वो सपोज कितनी दूरी है, आर दूरी है, ठीक है ना। इस ओ से हमारा कितना दूरी है, ओ से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर कोई पॉइंट ये जो है वो कौन सा पॉइंट रखा है, पी रखा हुआ है। इस ओ से आर दूरी पर यहाँ पर कोई पॉइंट पी है, और इसी पर हमको निकालना है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है हमको। अब जहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, यहाँ पर हम एकांक आवेश मान लेंगे, इस तरीके से एकांक आवेश मान लेंगे। तब होगा क्या, यहाँ पर एकांक आवेश मानने की वजह से क्या होगा, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। मतलब विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है माइनस क्यू आवेश के वजह से वो प्लस से माइनस की ओर हो जाएगा। तो ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है, माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लस से माइनस की ओर है। लेकिन अगर हम इसी को हम प्लस क्यू से आवेश के कारण चेक करें, प्लस प्लस, तो दोनों के बीच में प्रतिकर्षण बल लगेगा, जिसके कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो बाहर की ओर हो जाएगा। इसका मतलब प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र बाहर की ओर होगा। बात समझे कि नहीं समझे। तो ये जो चार्ज है इसे हमने पॉइंट ए मान लिया, और इसे हमने सपोज क्या मान लिया, पॉइंट बी मान लिया। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से समझिएगा, यहाँ से चीजों को समझिएगा क्या होगा। अगर हम समझने का प्रयास करें तो देखिएगा, यहाँ से अगर हम देखें इस तरीके से तो क्या हो जाएगा,
अगर इस B से P तक के डिस्टेंस की बात करें, या हम पहले A से इस P तक का डिस्टेंस का बात करें, तो इतनी दूरी हमारी R है और इतनी दूरी L है। तो अगर इतने में इतना जोड़ दें तो इतना हो जाएगा, तो इतना R इतना L, मतलब R में L को जोड़ दें तो A से लेकर P तक का डिस्टेंस पता चल जाएगा। मतलब A से लेकर P तक का जो डिस्टेंस अगर हम यहाँ पर लिखना चाहें तो A से P तक का जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, R प्लस L। इस तरीके से कितना है हमारा, R प्लस L है। A से P तक का जो डिस्टेंस है हमारा फाइनल डिस्टेंस है वो कितना होने वाला है, R प्लस L। इस तरीके से होने वाला है। बात समझे कि नहीं समझे? तो ऐसे अगर हम इस माइनस Q से इस P तक के डिस्टेंस का पता करें तो इतनी दूरी R है, इतना दूरा L है, दूरी L है, इतना R है, इतना L है, इतने में इतना घटा दें तो इतना बचेगा। इतना कितना, R इतना L, R में से L घटा दें तो BP बचेगा। ये डिस्टेंस पता चल जाएगा। मतलब B से P तक का जो डिस्टेंस है हमारा वो कितना होने वाला है, B से P तक का जो डिस्टेंस हमारा है वो कितना होने वाला है, वो हमारा जो है R माइनस L होने वाला है। ये हमारा जो डिस्टेंस होने वाला है ये कितना होने वाला है, R माइनस L होने वाला है। चीजें समझ में आई कि नहीं समझ में आई, बताइए। समझ में आया हो तो हम आगे बात करते हैं। चीजें अगर समझ में आ गई हो इस तरीके से तो हम आगे बात करें, ठीक है ना। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में, इस तरीके से हम बात करते हैं आगे इसी के बारे में। बताइए चीजें आपको समझ में आई कि नहीं समझ में आई। चीजें अगर ना समझ में आई हो तो फिर से हम समझाने का प्रयास आप सभी को करें। तो आ गई होंगी चीजें। तो अब हम क्या करेंगे, एक बार प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे और एक बार माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो निकालने वाले हैं। बात समझे? तो चलिए हम डेरिवेशन को आगे करना स्टार्ट करते हैं। तो इस तरीके से हम एक बार निकालेंगे क्या, एक बार हम निकालेंगे क्या, प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसके कारण निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण हम लोग क्या निकालेंगे, निकालेंगे प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। प्लस Q आवेश के कारण हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। तो प्लस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लिखेंगे E प्लस Q। क्या होता है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला, हम लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। Q अपान R स्क्वायर होता है। R कहाँ से कहाँ तक, A से लेकर P तक। तो यहाँ पर R स्क्वायर को हम लोग लिखेंगे AP का स्क्वायर। बात समझे? प्लस Q आवेश के कारण निकाल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, तो हम लोग A से लेकर P तक की दूरी पता करना है तो AP का स्क्वायर मान लिए। अब यहाँ से हो जाएगा कितना, E प्लस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और A से P तक का दूरी कितना है, A से P तक का जो दूरी है उसे हमने क्या माना है, R प्लस L माना है। तो हम कितना लिख देंगे, R प्लस L। इस तरीके से लिख देंगे और ये हमारा रिलेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। समझ में आया? इसी तरीके से हम निकालेंगे किस आवेश के कारण, इसी तरीके से हम निकालेंगे माइनस Q आवेश की वजह से निकालेंगे। तो माइनस Q आवेश की वजह से अगर हम निकालेंगे तो हम बात करते हैं माइनस Q आवेश की वजह से। तो एक बार हम निकालेंगे किसकी वजह से, माइनस Q की वजह से निकालेंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब माइनस Q आवेश के कारण निकालना है तो माइनस Q लिखेंगे यहाँ पर। तो लिखेंगे क्या, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। माइनस Q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग निकालेंगे इस प्रकार से। तो उसे हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को लिखेंगे E माइनस Q, और माइनस Q आवेश की वजह से निकाल रहे हैं तो फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान। अब देखो माइनस Q आवेश की वजह यहाँ माइनस है और निकालना है P पर, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, हमारा BP का स्क्वायर हो जाएगा। बात समझे? यहाँ AP का स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगाना भूल गए, देखो R प्लस L का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E माइनस Q इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। और B से P तक का डिस्टेंस कितना है, B से P तक का डिस्टेंस कितना है, हम लोगों ने R माइनस L सपोज किया है। तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, R माइनस L सपोज कर लेंगे। ये हमारा रिलेशन नंबर सेकेंड हो गया और ये हमारा रिलेशन नंबर फर्स्ट है। तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र E प्लस Q है और एक E माइनस Q है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हमको परिणामी निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो हमको निकालना पड़ेगा क्या, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा।
तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना पड़ेगा। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना है, तो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम किससे लिखेंगे, ई से लिखेंगे। और कौन कौन सा निकाले हैं हम, एक ई प्लस क्यू निकाला है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और एक हमने ई माइनस क्यू निकाला है। दोनों को एक दूसरे से माइनस कर देंगे। क्यों माइनस कर देंगे, क्योंकि देखो क्या है, दोनों वेक्टर जो है एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में हो, और जब अपोजिट डायरेक्शन में दो वेक्टर होता है तो उसके बीच में माइनस लग जाता है इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा, चीजें समझिएगा, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, चीजें कितना हो जाएगा इसको समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा ये हम समझते हैं, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं, हम बाद वाले को पहले वाले से माइनस कर दें। क्या करें यहाँ पर, अगर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, ई माइनस क्यू में से ई प्लस क्यू को घटा दें, ई माइनस क्यू में से ई प्लस क्यू को घटा दें, तो इससे कोई दिक्कत नहीं है, हम ज़्यादा वाले में से कम वाले को ही घटाते हैं, ठीक है ना। चलिए, उससे खैर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। तो यहाँ से ई माइनस क्यू का वैल्यू कितना है, जितना है हम ला के रख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, या फिर रहन दीजिए, वैसे रहन दीजिए जैसे था। ई प्लस क्यू में से हम ई माइनस क्यू को ही घटा दे रहे हैं, प्लस वाले से माइनस वाले को घटा दे रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लस वाले से हम माइनस वाले को ही घटा दे रहे हैं। नहीं माइंड में ये चल रहा होगा क्यों कर दिया ऐसा, समझ रहे हैं हम पूरी तरीके से, यही सोच रहे होंगे आप। तो एक काम किया, लो मैंने पहले जैसा था वैसे ही लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ई इक्वल टू ई प्लस क्यू का वैल्यू जितना है यहाँ पर लिख दे रहे हैं, कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का होल स्क्वायर। यहाँ भी तो स्क्वायर लगा हुआ है, तो लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर प्लस एल का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, और माइनस है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपान आर माइनस एल का हमारा क्या हो जाएगा होल ऑफ स्क्वायर हो जाएगा। समझे कि नहीं समझे। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई बराबर हो जाएगा कितना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, दोनों में क्या है कॉमन है, तो यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू को हमने कॉमन कर लिया, तो अंदर तो कुछ नहीं बचेगा, 1 बचेगा। बचे में क्या है हमारा आर प्लस एल का होल स्क्वायर है, और माइनस इतना तो कॉमन है, तो अंदर क्या बचेगा 1/r माइनस एल का हमारा क्या बचेगा होल ऑफ स्क्वायर बचेगा। समझ में आया। अब इतने को हम ले चलकर वहां पर एक बार फिर से उतारते हैं, तो यहाँ से पहले कॉपी हम कर ले, ऐसे इतने को हम क्या कर ले रहे हैं, कॉपी कर ले रहे हैं। इतने को हम क्या करेंगे, इतने को यहाँ से हम क्या करेंगे, कॉपी कर लेंगे इस तरीके से, ठीक है ना। और इसको हम नेक्स्ट पेज पर लेकर चल रहे हैं, इतने को सॉल्व करना है ना, इसलिए वजह से। तो यहाँ पर इसको हम क्या कर लिए, इतने को हम लाके यहाँ पर कॉपी किए थे, तो इसको लाकर हम यहाँ पर ऐसे क्या किए, हटा दिए। इस तरीके से मैंने इसको क्या किया था, कॉपी किया था। अब इसी को हमको आगे सॉल्व करना है, तो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे, तो आर माइनस एल का गुणा आर माइनस एल से 1 से होगा, तो आर माइनस एल का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आर प्लस एल का गुणा 1 से होगा, तो कितना हो जाएगा आर प्लस एल का स्क्वायर। और यहाँ पर बचे में कितना हो जाएगा हमारा, आर का आर से गुणा होगा तो आर स्क्वायर हो जाएगा, प्लस का माइनस से होगा तो माइनस हो जाएगा, एल का एल से होगा तो हमारा कितना हो जाएगा एल स्क्वायर, और पूरे का यहाँ क्या है होल स्क्वायर है, तो होल स्क्वायर ऐसे लगा देंगे। तो आगे क्या हो जाएगा, ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना क्यू। अब ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तो ए बोले तो आर, बी बोले तो एल, वही तो लिखा है। इसका क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, ठीक है ना। अब आगे कितना हो जाएगा, यहाँ पर बच्चे में कितना लिखा है, स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो आर का पावर 4 हो जाएगा, एल स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो एल का पावर कितना हो जाएगा, एल का पावर इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। बात समझ में आया कि नहीं समझ में आया, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे इसी को, तो E इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ठीक है। और यहाँ पर आर स्क्वायर, एक मिनट, आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस का 2rl, और ये माइनस अंदर जाएगा, सारे चिन्ह जो है वो बदल जाएंगे, तो आर स्क्वायर प्लस वाला जो है माइनस का एल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस वाला जो है वो माइनस का कितना हो जाएगा 2rl हो जाएगा। जो प्लस का है वो सारा माइनस का हो गया, और बटे में आर की पावर 4 माइनस का एल की पावर कितना लिखा है
आर की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है ना, तो चीजें समझ में आई होंगी। तो आगे हम बात करते हैं इस तरीके से। तो कितना हो जाएगा, देखो आर स्क्वायर प्लस माइनस का कैंसिल हो गया, एल स्क्वायर प्लस माइनस का क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ठीक है ना, तो यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा क्या हमारा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और 2RL हमारा कितना हो जाएगा, 2RL और 2RL हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो है वो 4RL हो जाएगा। और बटे में कितना बचा है, R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 बचा हुआ है। देखें बटे में R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 लिखा हुआ है। तो इस तरीके से R की पावर 4 माइनस एल की पावर 4 इस तरीके से हम ऐसे क्या करेंगे, इसको लिख देंगे। तब कितना हो जाएगा, ये क्या हो गया, सम प्रॉब्लम, अरे ये तो पूरा ये तो समस्या हो गया। अब क्या करें, चलिए आप लोग वहीं पर चीजें क्या था, इतना तो आप लिखे होंगे, हम लोगों का ये बचा हुआ था इस तरीके से, क्या बचा हुआ था, इस तरीके से हम लोग सॉल्व किए थे। तो हमारा E इक्वल टू कितना आया था, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपान कितना आया था हमारा R की पावर 4 माइनस L की पावर 4, और ये Q था, और साथ में 4RL बचा था यहाँ पर। ठीक है ना, इतना ही तो बचा था। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये जो 4RL होता है हम लोगों ने पढ़ा था P बराबर 2QL, है ना। तो एक P बराबर 2QL होता है, तो 2QL जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 4QL हो जाएगा। और ये भी P होगा तो PP कितना हो जाएगा, 2P हो जाएगा। मतलब 4QL किसके बराबर होगा, 2P के। ठीक है, 4QL किसके बराबर होगा, 2P के बराबर होगा। तो ये जो 4 है, Q है, और ये L जो है, इतने को हम कितना लिख देंगे, 2P, और इंटू में कितना है, R है, और बटे में क्या है, R की पावर 4 माइनस L की पावर 4 है। अब यहाँ R जो है हमारा वो बहुत बड़ा है किससे, L से। हम लोग जब पढ़े थे R जो है वो बहुत बड़ा था किससे था, L से। जो द्विध्रुव था उसके बीच की दूरी 2L थी, और उसका भी आधा 2L तो पहले से L पर दूरी होता है, तो 2L का आधा दूरी था L था, 2L का आधा दूरी की है तो L और भी छोटा हो गया। तो यहाँ पर R जो है वो बहुत बड़ा है किससे, L से। तब क्या हो जाएगा, यहाँ L को हम उपेक्षणीय मान लेंगे, L को क्या मान लेंगे, उपेक्षणीय मान लेंगे। तो L को उपेक्षणीय मान लेंगे मतलब छोड़ देंगे। तो कितना यहाँ पर बचेगा, आइए देखते हैं। तो E बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P, और अपान में L को हम छोड़ देंगे तो R की पावर 4 को लिख सकते हैं R³ इंटू R, और यहाँ पर R लिखा हुआ, एक R से एक R हमारा क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आया हमारा कितना, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2P अपान ऐसे क्या हो जाएगा, R³ हो जाएगा। और ये हमारी आ गई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किस स्थिति में, अच्छी स्थिति में आ गई। ठीक है ना, तो चीजें आपको समझ में आई होंगी बेहतर तरीके से। अभी जाने दीजिए उसको, नेक्स्ट पेज जो है ना, क्या करेंगे उसको, जो चला गया हट गया वहां से, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, देखते हैं आता हो तो एक बार हम ट्राई कर ले रहे हैं, एक बार हम ट्राई करते हैं इसको। तो इसको हम ट्राई करेंगे तो देखते हैं क्या चीजें वहां पर आती है। पहले तो आप सब इतने का स्क्रीनशॉट लेके इसको अपनी कॉपी पे वही के आगे से लिख लीजिए, और हम देखते हैं क्या वो चीजें आ रही हैं। अगर आ रही होंगी तब तो ठीक है। हम लोग 12 की फिजिक्स पढ़ रहे थे इस तरीके से, देखते हैं चीजें वहीं पर आ रही हैं, स्टडी मटेरियल या फिर नहीं आएंगी चीजें। आज की डेट पड़ी ही नहीं है इस पे। चलिए कोई नहीं, तो अभी के लिए, तब तक के लिए हम आज की क्लासेस को यहीं पर क्या कर रहे हैं, आज की क्लासेस को यहीं पे समाप्त कर रहे हैं, है ना। और जाते जाते हम आप सभी को कुछ कह के जा रहे हैं। अगर आज आप मेहनत करके पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो आप चीटिंग अपने साथ खुद ही कर रहे हैं। आप पढ़ाई के लिए आपको आपके गार्जियन भेजते हैं, आप विद्यालय तक नहीं पहुंचते हैं, आप अपने इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचते हैं, आपको चीज़ें आपकी सुविधा के लिए दी जाती हैं, आप उन चीज़ों का दुरुपयोग कर रहे हैं।
तो आप कभी भी सक्सेस के पाथ पर जा नहीं सकते हैं। सक्सेस पे पाथ पे जाने के लिए आपको जो है वो अपने कर्तव्य को, अपने काम को बेहतर तरीके से करना होगा, दूसरों से हट के करना होगा। आप जब तक दूसरों से हट कर नहीं करेंगे तब तक आपका अपना पहचान नहीं बनेगा। आपको अपनी पहचान प्रदर्शित करनी है, आपको बेहतर करना है समाज में, अपने जीवन को सही तरीके से सही डायरेक्शन देना है, तो आपको तो काम लगातार करते रहना चाहिए। सफलता आपको क्या होगी, एक दिन मिलेगी, देर से मिलेगी लेकिन बेहतर मिलेगी, क्योंकि ऊपर वाला जब भी देता छप्पर फाड़ के, लेकिन उसके लिए छत छप्पर होना भी तो जरूरी है। आप लिंटर बना के रखे हुए हैं घरों पे, तो कहाँ से आपका छप्पर फटेगा। फिलहाल के लिए तो यही चीजें हैं। आपको अगर ऊपर वाले से कुछ चाहिए होगा तो पहले आपको कर्म करना होगा, क्योंकि गीता में भी लिखा है कर्मरे माधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म करते रहो, फल की चिंता मत करो, फल तो मिलने वाला है। तब तक के लिए अभी हम क्या करेंगे, आप हम सभी को इजाजत दीजिए। आएंगे हम नेक्स्ट क्लास में एक बार फिर से आप सभी के साथ इसी अंदाज में, इसी जोश में, इसी होश में नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ाने आएंगे। तब तक के लिए आप क्लासेस को एंजॉय करिए, बाकी बच्चों तक वीडियो को शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो हमें इजाज़त दीजिएगा। नमस्कार दोस्तों।